हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में इरिगेशन की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कुछ डेफिनेशंस और कुछ छोटे मोटे फार्मूलों को हमने पढ़ा था, ठीक है ना, जिसके अंदर इरिगेशन की एफिशिएंसीज भी आ गई, इरिगेशन क्या होता है, कौन कौन से इसके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में कवर अप करी, ठीक है। उसी कड़ी के अंदर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक इरिगेशन में लॉसेस और डिज़ाइनिंग का। काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इरिगेशन के अंदर काफ़ी सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है और उनसे रिलेटेड कई सारे छोटे छोटे फार्मूले हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली कई बार पूछ ले जाते हैं, यानी आपसे डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है और उन फार्मूला बेस्ड पे कोई छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज़ इनको रट ले, याद कर ले, मेमोराइज कर ले, क्योंकि इनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो हमें तकलीफ हो सकती है, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इरिगेशन लॉसेस और इरिगेशन की डिज़ाइनिंग। तो क्या होता है, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैनाल इरिगेशन सिस्टम का। यानी आपने सबसे पहले पता होना चाहिए कि कैनाल से इरिगेशन होता किस प्रकार है, या यूं कहें किस तरीके से पानी एक अपने ओरिजिनल सोर्स से फील्ड तक पहुंचता है, ठीक है ना। ये पूरा जो एक सिस्टम बनता है, ये आपका कैनाल इरिगेशन सिस्टम बनता है। तो जो पानी को अपने नेचुरल सोर्स से किसी फील्ड तक पहुंचाने का, कन्वेंस करने का जो पूरा सिस्टम है, वो कैनाल इरिगेशन सिस्टम कहलाता है। इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आपकी मेन और ब्रांच कैनाल होती है। मेन कैनाल जो डायरेक्ट आपके सोर्स से जुड़ रहती है, ब्रांच कैनाल आपके मेन कैनाल से जुड़ रहती है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूशन को कवर अप करता है। यानी कि आपको आपकी ब्रांच कैनाल को किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर डाइवर्ट करना है, तो वो आपकी मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आती है। देखिए, कोई भी नहरी इलाके में जाते हैं तो वहां पे एक टर्म आती है चक और आरडी, आप लोगों ने सुना होगा। मतलब वो उस इरिगेटेड एरिया को बता रहा है। आरडी यानी रिड्यूस डेप्थ, चक यानी वो इरिगेटेड एरिया जो इरिगेशन की फैसिलिटी से एरिया जो आपका फैसिलिटेट होता है या इरिगेट होता है, उसको चक या आरडी के नाम से जाना जाता है। इन आरडी के आगे एक नंबर लिखा रहता है, यानी इतने नंबर पॉइंट पे रिड्यूस डेप्थ दी गई है, ठीक है ना। तो ये आपके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के छोटे मोटे पॉइंट्स है, ध्यान रखने। थर्ड आता है आपका टर्शरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर वाटर कोर्सेस और फील्ड चैनल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। और इनको तीनों का ध्यान रखना है। जो ऊपर जो मैंने कैनाल का अरेंजमेंट सिस्टम बताया, वो एक तरीके का मैनेजमेंट है, यानी कैसे सोर्स से आपको पानी लेना है और कैनाल कैसे एफिशिएंटली उसको फील्ड तक पहुंचाएगी। इस पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को हम हिंदी लैंग्वेज में एक बहुत अच्छी टर्म से जानते हैं, जिसको हम बाड़ाबंदी कहते हैं, ठीक है ना। तो पानी को अपने नेचुरल सोर्स से फील्ड तक लाना बिना किसी कठिनाई के, इरिगेशन फैसिलिटी को हम बाड़ाबंदी कहते हैं। अच्छा, जो हमने ऊपर तीनों सिस्टम पढ़े, उसमें से जो प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट हैंडल करता है। यानी उनका निर्माण करना, उनकी मेंटेनेंस करना और टाइमिंग सेट करना कि कौन सी ब्रांच कैनाल में कितना पानी देना है, और उनका मैनेजमेंट करना पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट या यूं कहे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के हाथ में होता है। लेकिन जो टर्शरी सिस्टम होता है, वो लोकली फार्मर्स के हाथ में, अपने फील्ड के अंदर फील्ड चैनल बनाना, ये सब चीज़ें उनके हाथ में होती है। वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम का कोई रोल नहीं होता। तो कई बार एलान के आने लायक क्वेश्चन नहीं है, पूछा गया है कि टर्शरी सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, तो आपका आंसर हो सकता है कि वो प्राइमरी, जितने भी आपके दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी है, वो तो इरिगेशन से हैंडल होता है, जबकि टर्शरी आपका फार्मर्स या लोकल उसको मैनेज करते हैं, ठीक है।
अब एक टॉपिक आता है हमारे पास, लॉसेस ऑफ वाटर इन कैनाल। जब पानी को पास करते हैं, या एक यूं कहे, पानी जब अपने नेचुरल सोर्स से अपने निर्धारित स्थान तक इरिगेशन प्रोजेक्ट द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, तो 100% एफिशिएंसी देखिए कोई चीज की नहीं होती, कुछ ना कुछ पानी का जो लॉस है वो रास्ते में हो जाता है। ये जो लॉस है ज्यादातर इवेपोरेशन, जिसको हम हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं, और दूसरा सीपेज, जिसको रिसाव कहते हैं, इसके कारण होता है। और अगर एस्टिमेट किया जाए तो पानी का लॉस 25 से 30% हो सकता है मैक्सिमम, इन दोनों के कारण। या सीधे शब्दों में कहो, अगर आपने इरिगेशन की स्टार्टिंग में मान लीजिए 100 लीटर पानी स्टार्ट किया है, तो आपको एंड पॉइंट पे 75 लीटर या 80 लीटर पानी ही मिलेगा। बाकी का 20% 25% आपका कन्वेंस लॉस हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इवेपोरेशन लॉस की। ठीक है, इवेपोरेशन लॉस है ये मुख्य रूप से काफी कम होता है। इवेपोरेशन की रेट बाकी की तुलना में काफी लो होती है, और या यूं कहे 2 से 3% इवेपोरेशन होता है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव मानने लायक क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन के कारण कितना लॉस एस्टिमेट किया जाता है। तो इसका आंसर है 2 से 3% इवेपोरेशन के कारण एस्टिमेट किया जाता है। रिमेनिंग 20 to 21% जो आपका है, या 21 to 22% है, वो सीपेज के कारण होता है। और जो सीपेज का जो लॉस है उसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 है परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है? पानी का कैनाल में से ग्राउंड वाटर टेबल से मिल जाना। यानी सपोज कीजिए एक जोन बन जाता है जमीन के अंदर, वो जोन एग्जिस्ट करता है कैनाल और पानी की जो ग्राउंड वाटर टेबल की गहराई है उसके बीच में। यानी किसी कारण से वो कोई कैपिलरी एक्शन हो या कोई कैविटी बन गई हो, किसी कारणवश इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो गया, तो परकोलेशन के कारण जो पानी है बहुत फास्ट रिस्क के ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज को बढ़ाता रहता है। या यूं कहे जो कैनाल का पानी है वो नीचे की तरफ जाता रहता है। और या फिगर में देख सकते हैं, ये फ्लो लाइंस दिख रही होंगी आपको कई सारी, है ना। इनको मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये वाली जो आपकी फ्लो लाइंस नीचे की तरफ चल रही हैं, ये वाली नीचे की तरफ चल रही हैं, ये वाली, ये सारी ये फ्लो लाइंस क्या कर रही हैं? पानी को परकोलेट करके ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे मैच करवा रही है। तो ये सारी समस्याएं आपकी परकोलेशन के कारण डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो जो वाटर लॉस होता है परकोलेशन का, वो तभी होगा जब कैनाल ज्वाइन कर लेगी ग्राउंड वाटर टेबल को, या कोई ऐसा माध्यम बन जाएगा उनके बीच में, तो जिस कारण से परकोलेशन की रेट हाई हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन क्या है कि कैनाल के जस्ट नीचे सॉइल का कुछ हिस्सा या ढीली मिट्टी एक सैचुरेशन जोन क्रिएट कर लेती है। यानी वहां पर पानी एक्स्ट्रा रिस्क इकट्ठा होने लग जाता है। उसके नीचे अनसैचुरेटेड जोन होता है। यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस है परकोलेशन और एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में मिट्टी कुछ हद तक पानी को सोख रही है, लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल से नहीं मिला रही। परकोलेशन में क्या होता था, कैनाल का पानी आपका ग्राउंड वाटर टेबल को टच कर रहा था, और यहाँ पर एक सैचुरेटेड जोन बन गया है, जिसके नीचे सॉइल का अनसैचुरेटेड जोन हो गया है। अब सैचुरेशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा, हमने सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ी है पूरी, ठीक है ना। तो उस कारण से आपके इवेपोरेशन और एब्जॉर्प्शन और परकोलेशन के कारण आपके सीपेज लॉस होते हैं। तो कुछ फैक्टर्स इनसे रिलेटेड छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। फैक्टर्स ऑन विच कैनाल लॉसेस डिपेंड्स, यानी वो फैक्टर्स जिन पे कैनाल के लॉस निर्भर करते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1, टाइप ऑफ सीपेज। अगर सीपेज इस तरीके का है जिसमें परकोलेशन हाई है, मैंने ऊपर की तरफ एरो बनाया, मतलब परकोलेशन हाई है तो लॉस भी हाई होगा। सॉइल की परमेबिलिटी अगर हाई है तो सीपेज हाई होगा, सीपेज हाई है तो लॉस भी आपका ज्यादा होगा। प्रेजेंट ऑफ सिल्ट एट द कैनाल बेड, यानी कैनाल के तलछट के ऊपर सिल्ट इकट्ठी हुई है, तो सिल्ट की मात्रा ज्यादा है तो सीपेज कम होगा। क्यों? क्योंकि सिल्ट क्या करेगी, आपके सॉइल के बेड में जितने भी वॉइड्स है उसके अंदर जाके जमा हो जाएगी,
और जमा हो जाएगी तो एक तरीके से एक नेचुरल बैरियर बन जाएगा और वो सीपेज को कम कर देगी, और जैसे ही सीपेज का कम होगा आपका लॉस भी कम होगा। वेलोसिटी ऑफ कैनाल वाटर, अगर पानी स्पीड में बहेगा तो उनके बीच में एक फ्लो बनता रहेगा और सीपेज कम होगा ऐसी कंडीशन में, और लॉस भी आपके कम होंगे, यानी वेलोसिटी ज्यादा लॉस कम, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल एंड इट्स वेटेड पेरीमीटर, अगर वेटेड पेरीमीटर कैनाल का वो हिस्सा जो कि गीला है, यानी यूं कह सकते हैं पानी के कांटेक्ट में है, ऐसा हिस्सा अगर अधिक है तो सीपेज ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा गीला हिस्सा जो भी होगा वहां से कुछ ना कुछ पानी का लॉस होगा बिल्कुल होगा, और ऐसा होने पे सीपेज बढ़ जाएगा। सीपेज बढ़ने से आपके जो लॉसेज हैं वाटर के वो भी बढ़ जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कुछ आपको 4-5 मैंने बताए आपको ध्यान रखने हैं, इनसे रिलेटेड छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। ये आपके कैनाल के लॉसेस थे। अब चलते हैं आज के लेक्चर के हमारे मेन टॉपिक में, डिजाइन ऑफ कैनाल्स। तो आज का हमारा विशेष टॉपिक डिजाइन ऑफ कैनाल। देखिए जितने भी उत्तर भारत में बहने वाली नदियां हैं, क्योंकि हम देखिए नॉर्थ वेस्ट रीजन में आते हैं, या वो कहते हैं हम नॉर्थ इंडियंस ही हैं, तो हमारे इलाके की बात मैं ज्यादा करूंगा। तो इस एरिया के अंदर जितनी भी रिवर्स होती है यहाँ की मिट्टी ढीली होती है, और ये मिट्टी ढीली होने के कारण काफी सारा अमाउंट का सेडिमेंट यानी जो पानी के साथ बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए उसको सेडिमेंट बोलते हैं। तो काफी अमाउंट में सेडिमेंट को कैरी करके चलते हैं। अगर आर्टिफिशियल चैनल हो गए, यानी जो हमारी कैनाल है उनको पानी इस तरह की रिवर से मिलता है, तो ये रिवर से सेडिमेंट में भी कैनाल में आ जाते हैं। और कैनाल क्योंकि नदी जितनी बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, ये जो सेडिमेंट्स है वो सिल्ट के रूप में धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं कैनाल के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, और उसकी एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। तो ये एक काफी बड़ी समस्या है। आप लोगों ने देखा होगा हर साल जब हमारा बारिश का सीजन स्टार्ट होता है, कोई भी गवर्नमेंट तो जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट हमारा एक टेंडर निकालती है जिसमें लिखा रहता है साफ साफ, सिल्ट निकालने हेतु या सिल्ट की सफाई हेतु टेंडर, है ना, निविदा सूचना आपसे मांगते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है, क्योंकि वो सेडिमेंट इरिगेशन की फैसिलिटी यानी कैनाल को चोक कर देते हैं और काफी हद तक पानी के सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इन प्रॉब्लम को ध्यान में रखने के लिए, इनका सॉल्यूशन करने के लिए क्या है, कुछ मैथमेटिकल सॉल्यूशंस बनाए गए डायरेक्ट, या कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया जो कि एल्यूवियल चैनल जो उपजाऊ जमीन होती है या इनसे सेडिमेंट बह के जाते हैं, इनसे कम से कम सेडिमेंट इकट्ठे हो कैनाल के अंदर। तो इसी कड़ी में मैथमेटिकल सॉल्यूशन को दो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे इरिगेशन में, है ना, आरजी कैनेडी एंड लेसी। इन दोनों ने अपनी थ्योरीज दी थी कैनाल को डिजाइन करते हुए, ठीक है ना। तो इन दोनों का बेसिक कंसेप्ट ये था कि जो बहता हुआ पानी है उसके अंदर एक इस तरीके की वेलोसिटी यानी पानी का वेग इस प्रकार से मेंटेन किया जाए कि जो पानी के अंदर घुली हुई मिट्टी है या सिल्ट है वो किनारों पर इकट्ठी ना हो, किनारों का कम से कम कटाव करे और तलछट पे ना जमे। देखिए बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं दे सकते, अदरवाइज कटाव करना शुरू कर देगी। बहुत कम स्पीड भी नहीं कर सकते क्योंकि जो पानी के अंदर घुले हुए सेडिमेंट्स हैं वो उसमें बैठना शुरू कर देंगे। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने अपने अपने एनालिसिस करके अपनी थ्योरी दी, और उनके अनुसार अगर ऐसी एक मेंटेनेंस वेलोसिटी कर दी जाए, यानी एक ऐसा वेग मेंटेन कर दिया जाए जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, जिससे ना तो आपकी स्कोरिंग हो, स्कोरिंग यानी कटिंग, साइड की कटिंग, मिट्टी का कटाव ना हो, और सेडिमेंटेशन ना हो, यानी जो आपकी पानी के अंदर घुली मिट्टी है वो नीचे की तरफ बैठ नहीं जाए, इस तरीके की स्थिति ना पैदा हो। तो ऐसी काम करने के लिए आपके एक तरीके से कह सकते हैं इन दोनों ने अपनी थ्योरी दी थी। तो अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, कैनाल के जो किनारे हैं बेड है इनको कटाव करता हुआ चलेगा, मिट्टी कट जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा कम हो तो ठहर जाएगी, ठीक है ना। तो हमें ऐसी वेलोसिटी डिजाइन करनी है
कि ना तो बहुत ज़्यादा कम हो ना बहुत ज़्यादा कम हो। तो इसी कड़ी में पहले आपके साइंटिस्ट है कैनेडी। कैनेडी का पूरा नाम था आर.जी. कैनेडी, राम गोपाल कैनेडी। एक ये इंडियन साइंटिस्ट थे जो कि उस समय तत्कालीन भारत के अंदर पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने उस समय पर अपर बरी दोआब, पंजाब रीजन के अंदर एक कैनाल सिस्टम थी, अपर बरी दोआब करके जगह थी, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान में जा चुकी है। वहां की कैनाल के ऊपर स्टडीज करके ये पाया कि अगर जो कैनाल में बहने वाली सिल्ट है, जो मुख्य रूप से पानी के में बहने वाली तरंगों को, जिनको इंग्लिश में एडीज कहते हैं, उन पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, पानी में उत्पन्न होने वाली तरंगे जिनको एडीज कहेंगे उस पर निर्भर करेगी। कैसे करेगी? क्योंकि पानी क्या होता है, बहता है तब एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है। इस फ्रिक्शन के कारण एडीज क्रिएट यानी तरंगे क्रिएट होती है, जिनको हम लहरें बोल देते हैं, क्रिएट होती हैं। अगर वेलोसिटी इस तरीके से मेंटेन की जाए कैनाल के अंदर कि ये एडीज या तरंगे रेगुलर मोड पर बनती रहें, तो ये तरंगे पानी में जो घुले हुए सेडिमेंट्स है या मिट्टी है उसको तलछट पे बैठने नहीं देगी। ठीक है, और इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए एडीज की कि वो साइड का कटाव भी नहीं करे। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कैनेडी साहब ने क्या किया, अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी की इक्वेशन दी। ये जो मैंने जितनी कहानी कही है ऊपर लिख रखी है इंग्लिश के अंदर, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं। तो कैनेडी के अनुसार जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो होनी चाहिए c1y की पावर c2। ये एक पर्टिकुलर सिल्ट के ऊपर थी। ओवरऑल सिल्ट के लिए या ओवरऑल सभी प्रकार की मिट्टी के लिए इन्होंने अपनी वैल्यू दे दी c1.m.y की पावर c2। यहाँ पर c1 c2 दो कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू 0.55 और 0.64 है। यानी आप c1 c2 की जगह 0.55 और 0.64 लिख के भी इनको याद कर सकते हैं। इनकी SI यूनिट और MKS यूनिट का इस्तेमाल करते हैं तभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Y क्या होता है? डेप्थ ऑफ फ्लो, यानी कितनी गहराई पर कैनाल में पानी बह रहा है उसको इंगित करता है। ठीक है ना। M क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। और जो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो होता है वो बेसिकली सिल्ट के साइज के ऊपर या सिल्ट के ग्रेड पे करता है। अगर नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर है या पंजाब या सिंध साइड के अंदर, तो हम क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो M की वैल्यू ज्यादातर 1 लेते हैं। अगर हम साउथ इंडिया के अंदर है तो M की वैल्यू 1.12 के आसपास लेते हैं। 1.1.2 नहीं है, ये 1.12 है, इसके बीच में हम कंसीडर करके चलते हैं। अगर हम निचली इलाकों के अंदर है या यूं कहते सिंधु और गंगा नदी के मुहानों पर हो, तो यहाँ पर हम क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो M की वैल्यू 0.7 से 1 के बीच में कंसीडर करके चलते हैं। तो ये छोटी छोटी वैल्यू से आपको याद करना है। तो कैनेडी के अनुसार डिजाइन कैसे कर सकते हैं कैनाल की? सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, कोई भी एक ट्रायल डेप्थ यानी डेप्थ ऑफ फ्लो कैनाल की अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है ना, कोई भी एक अज्यूम करके चलते हैं और उस y को अज्यूम करके एक क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा है 0.55 my की पावर 0.64। ज़्यादातर आपको CVR की वैल्यू यानी m की वैल्यू दे दी जाती है, नहीं दी हो तो मैंने ऊपर बता दिया कौन से रीजन के लिए कौन सी वैल्यू आप अडॉप्ट कर सकते हैं। वेलोसिटी निकलने के बाद हम सेकंड स्टेप निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में दिखा होगा कि इस डिस्चार्ज के लिए आपको कैनाल डिजाइन करनी है, तो डिस्चार्ज अपन वेलोसिटी करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। एरिया आने के बाद हम कैनाल की साइज निकालने की कोशिश करेंगे, यानी उसकी विड्थ और डेप्थ को निकालेंगे और इस तरीके से निकालेंगे कि जो इसका साइड स्लोप हो वो 0.5 h टू द 1 पार्ट वर्टिकल हो, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के अंदर 0.5 बट्टा या 1/2 का रेशो, सीधी बात है। ठीक है ना। और ट्रेपेजॉइडल यानी चतुर्भुजाकार आकृति की एक बने। एरिया निकालने के बाद हम हाइड्रोलिक रेडियस निकालेंगे, यानी कैनाल का वो हिस्सा जो कि पानी से भिरा हुआ है।
उसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन पी। पी क्या होता है? वेटेड पेरीमीटर, वह परिधि कैनाल की जो कि पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में वेटेड पेरीमीटर पी कहलाती है। और आर निकालने के बाद हम क्या करते हैं? एक्चुअल वेलोसिटी निकालते हैं वी, जो कि हम मैनिंग की इक्वेशन से या चेजी की इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। अगर आप मैनिंग की इक्वेशन से मीन वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके सामने फॉर्मूला है v इक्वल्स टू 1/n, r की पावर 2/3, s की पावर 1/2। r क्या था? हाइड्रोलिक रेडियस, s क्या है? साइड स्लोप, n क्या है? रुगोसिटी कोफिशिएंट है। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिए रहते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी चेजीज इक्वेशन, v इक्वल्स टू c√rs। r वही आपका हाइड्रोलिक रेडियस और s क्या है? साइड स्लोप। c चेजीज कांस्टेंट है। अगर आपकी जो मीन वेलोसिटी v की वैल्यू है, हमने शुरुआत में पहले स्टेप के अंदर जो v0 निकाला था क्रिटिकल वेलोसिटी, उसके बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आपकी डिजाइन एकदम परफेक्ट है। यानी v बराबर v0 हो रहा है तो आपकी डिजाइन एकदम सही है। आपको किसी प्रकार का कोई चेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम वापस से डिजाइन को रिपीट करते हैं और नई डेप्थ को अज्यूम करते हैं, और नई डेप्थ को अज्यूम करके तब तक इस टेस्ट को या स्टेप को करते रहते हैं जब तक कि आपकी स्टेप 5 में आने वाली वेलोसिटी स्टेप फर्स्ट में आने वाली क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर ना हो जाए। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम आती है मैनिंग और चेजी इक्वेशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप चेजी की इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो चेजी के कांस्टेंट का जो फॉर्मूला था वो कटर इक्वेशन ने दिया, जो आपके सामने दिख रखा है। काफी बड़ा सा फॉर्मूला है, 23 प्लस 0.00155 अपॉन में एस ब्रैकेट बंद प्लस 1 अपॉन में एन अपॉन में 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन एस ब्रैकेट बंद एन अपॉन में रूट आर। ठीक है ना, ये बड़ी सी इक्वेशन है। इन जनरल अगर आप जल्द अप्रोक्सीमेट देखना चाहे तो सी की वैल्यू 49.5 हो सकती है। एन का होता है कटर का रुगोसिटी कोफिशिएंट होता है, जो आपको डायरेक्टली दिया रहता है। इसका इस्तेमाल करके सी करके आप हमारी चेजी की इक्वेशन में इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जो कुछ गाइडलाइंस जो हमें कैनाल की डिजाइन करते टाइम कैनेडी के लिए ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहला जवाब आता है कि हम डेप्थ अज्यूम कैसे करें। कोई तो क्राइटेरिया होगा कि हम शुरुआत के अंदर कैनाल की डेप्थ को अज्यूम करें। तो जो कैनाल की जो डेप्थ है वो डिपेंड करती है आपके डिस्चार्ज पर। अगर आपका कैनाल का डिस्चार्ज 0 से 20 मीटर क्यूब पर सेकंड है तो हम शुरुआती डेप्थ 1 मीटर मान के चलेंगे। 20 से 40 है तो 2 मीटर मान के चलेंगे। 40 से 80 जो कि 90% डिस्चार्ज होता है इस रेंज के अंदर, उसके लिए हम 2.5 मीटर जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है आपकी कैनाल की डेप्थ की, उसको कंसिडर करके चलेंगे। 80 से 100 है तो 3 करके चलेंगे, ग्रेटर देन 100 है तो 3.5 मीटर डेप्थ को कंसिडर करके चलेंगे। अगर आपको चैनल का स्लोप यानी एस की वैल्यू जो आपकी मैनिंग और चेजी की इक्वेशन में एस आ रहा था, अगर उसकी वैल्यू नहीं गिवन हो तो आप उसको 1/3500 से 1/5000 के बीच में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो मैनिंग का जो कांस्टेंट था 1/n जो n आ रहा था, उसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार है। अगर आपका गुड अर्थ चैनल है तो इसकी वैल्यू 0.022 से 0.025 के बीच में लेंगे। पुअर अर्थ डैम यानी कमजोर किस्म की अर्थ चैनल है तो आपका 0.025 से 0.030 लेंगे। मैं डैम बोल रहा हूँ गलती से, चैनल एक्चुअली गुड अर्थन चैनल और पुअर अर्थन चैनल, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और लास्ट में जो आपका कंक्रीट लाइंड चैनल्स है, लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 0.015 से 0.018 इसकी वैल्यू लेके चलेंगे। ज्यादातर हम डिजाइन में जब हमें मैनिंग की इक्वेशन में n की वैल्यू नहीं दी होती तो हम अज्यूम करके चलते हैं हमारी कैनाल लाइंड है और n की वैल्यू 0.015 से 0.018 के बीच में ही लेके कैलकुलेशन की जाती है। तो ये थी आपकी कैनेडी की थ्योरी। इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस थी जो कि हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसी का एक एडवांस वर्जन आया था आपका लेसीज इक्वेशन। लेसी ने क्या किया, कैनेडी इक्वेशन में जो खामियां थी, जैसे इसने बेड स्लोप का कहीं पे भी रोल नहीं बताया, कहीं पे भी साइड स्लोप को कैसे कैलकुलेट करे नहीं बताया। इन सारी खामियों को पूरा करने के लिए लेसी ने अपनी इक्वेशन या पूरी थ्योरी दी, जिसको हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है,
तो अभी तक के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। होपफुली आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मैं रोहित व्यास साइनिंग ऑफ। थैंक यू, जय हिंद।